गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 7 बिजनेस एनवायरनमेंट का, राइट। क्विकली लेट पीपल ज्वाइन इन। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 2 मिनट्स में। जब तक मैं रिवाइज करवा देती हूँ लास्ट सेशन में हमने क्या क्या किया था। जब तक सब लोग आ जाएंगे देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास। ओके, सो बेसिकली हमने डीबीआर रिपोर्ट देखना चालू किया था, राइट। डीबीआर रिपोर्ट 2019 की हम देख रहे थे, राइट मैम। डीबीआर रिपोर्ट 2019 जिसमें हमने देखा था भाई इंडिया ने पिछले एक साल के अंदर टोटल 23 पोजीशंस का जंप लिया था। करेक्ट कि नहीं करेक्ट दोस्तों? 100 पे थे एंड 77 पे हम लोग आ गए, राइट। इससे पहले जाते हैं तो उससे जस्ट इमीडिएटली पहले 30th का जंप लिया था, तो मतलब 100 था तो उससे पहले 130 रहा था। मैंने आपको कहा था आपको ये चीजें याद करनी है। देन इंडिया ने पिछले 10 में से 6 इंडिकेटर्स के ऊपर अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से शो किया है। और हम ये सारी चीजें इंडिकेटर्स को मेजर कैसे करते हैं? डिस्टेंस टू फ्रंटियर, तो 60 से हम आगे आके किस पे आए थे? जस्ट अ सेकेंड। 67 पे आए थे, तो मैंने आपको ये भी एमसीक्यू के लिए मार्क करवाया था, राइट। ओके, सो इसके बाद हमने देखा था कि ये जो है कॉन्जिक्यूटिवली इंडिया ने 2 साल अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया था। और इंडिया जो है पहला ब्रिक्स एंड साउथ एशियन कंट्रीज में गया था जो हर साल पिछले 2 सालों में साल के बाद एक साल मतलब कॉन्जिक्यूटिवली कंटिन्यूसली 2 सालों तक उसने टॉप परफॉर्मर बन के दिखाया है। इसलिए इंडिया इस पहली कंट्री है जिसको ब्रिक्स एंड साउथ एशियन में परमिशन मिली थी एंटर करने के लिए, बिकॉज उसने कॉन्जिक्यूटिवली 2 साल अपने आप को टॉप परफॉर्मर प्रूव करके दिखाया था, राइट। अभी इसके बाद हमने क्या करा था? इसके बाद मैम हमने बेसिक ये जो जितने भी पैरामीटर्स थे उनको पढ़ना चालू किया था। फर्स्ट हमने देखा था कंस्ट्रक्शन परमिट्स, इसके बाद ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी थी, राइट। एंड इसके बाद ये सारी चीजें खत्म हो गई थी ना, तो इसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय डीपीआईआईटी विच इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फॉर स्टेट्स। इसमें हमने देखा था भाई डीबीआर रिपोर्ट 31 अक्टूबर को आई थी। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। आपको ध्यान रखना है कि भाई डीबीआर रिपोर्ट 2019 आई कब थी मैम? 31 अक्टूबर 2018 को आई थी। इसके बाद मैंने आपको बोला था डीबीआर 2019 के जो इंडिकेटर्स हैं इनको यू हैव टू रैंक। और इन इंडिकेटर्स में से आपको स्टार्टिंग के 4 से 5 तो कंप्लीट याद होने चाहिए। अगर सारे याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट ये वाली टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप याद करोगे। लाइक स्टार्टिंग अ बिजनेस का रैंक क्या था? 137 रैंक था। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट का रैंक क्या था? 52 था। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी का रैंक क्या था? 24 था। ऐसे करते करते हमने उस दिन स्टार्टिंग अ बिजनेस वाला पार्ट स्टार्ट किया था, राइट। और इसमें हमने देखा था भाई जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट थी पहले कंपनीज एक्ट के अंदर, वो कैपिटल रिक्वायरमेंट अब हटा दी है। एक स्पाइस फॉर्म आ गया था क्योंकि गवर्नमेंट अब रेगुलेटर का काम करने की जगह फैसिलिटेटर बनने की कोशिश कर रही है। और अगर गवर्नमेंट ही हमें फैसिलिटेट करेगी तो फैसिलिटेट से हमारा बिजनेस करना आसान हो जाएगा। एक स्पाइस फॉर्म आया था जो कंपनी जब रजिस्टर होती है, कंपनी को डिन की जरूरत पड़ती है, पैन की और टीडीएस की टैन की जरूरत पड़ती है, जो तीनों चीजें एक फॉर्म को फाइल करने से हो जाएंगे। एक एजाइल फॉर्म आया था जो जीएसटी के लिए आया था, पीएफ के लिए आया था और स्टेट इंश्योरेंस के लिए आया था। तो हर तीनों में रजिस्टर करवाने की जगह एक फॉर्म फिल कर दो, तीनों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि रिजर्व यूनिक नेम जो था उसके लिए पहले डिजिटल सिग्नेचर मतलब डीएससी, मैंने आपको बताया था अगर आप ऑनलाइन कोई फॉर्म साइन करते हैं तो डीएससी होना जरूरी है। तो हम बोल रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट पहले थी, अब जरूरत नहीं है। और कंपनीज जो जिनका ऑथोराइज कैपिटल, हमें पता है हर कंपनीज एक ऑथोराइज कैपिटल के साथ रजिस्टर होती है और अगर उसकी पूरी कंपनी की लाइफ टाइम में वो उतना उतना कैपिटल क्या करती रहती है? इशू करती रहती है। और अगर ऐसी ऑथोराइज कैपिटल 15 लाख रुपए तक है तो उसकी कोई भी इनकॉर्पोरेशन फीस नहीं लगेगी।
अगर आपने आपके जो भी पैन कार्ड, आपको फिजिकली पैन कार्ड टैन कार्ड देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी आप कंपनी बनाते हो और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपका पैन टैन होता है, तो जहां भी डॉक्यूमेंट देना आप एक डॉक्यूमेंट दे दो ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो उसके अंदर आपकी कंपनी का नाम भी आ जाएगा और पैन भी दिया हुआ है, टैन भी दिया हुआ है। अलग से पैन अटैच करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या गाइस? यहाँ तक कोई डाउट? एंड इसके बाद बोला था भाई ऑनलाइन एंड कॉमन रजिस्ट्रेशन, ये मैंने आपको एमसीक्यू के लिए ऊपर दिए गए पॉइंट्स में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने आपको मार्क करवाया था, विच इज बी सी डी ई, एंड देन मैं आपको जी मार्क करवाया था कि भाई श्रम सुविधा पोर्टल पे आपको ईपीएफ और ईएसआई के कॉमन रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन अंडर मुंबई शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का प्रोवाइडेड इन रियल टाइम। भाई पहले ऐसा होता था कि जब भी आप रजिस्टर के लिए जाते थे, रजिस्ट्रेशन के लिए जाते थे, तो आपको जाके अप्लाई करना पड़ता था, देन डिपार्टमेंट से कोई पर्सन आता था इंस्पेक्शन करने के लिए। अब वो सारी चीजें बंद खत्म हो गई हैं, तो इससे देखो कॉस्ट सेविंग भी हो रही है। कॉस्ट सेविंग नॉट नेसेसरली इन टर्म्स ऑफ मनी बट टाइम, ठीक है, आपका टाइम बच रहा है, टाइम इज मनी। तो हम कह रहे हैं कि आपका जो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन के अंदर टाइम जाता था, वो टाइम बच जाएगा रियल टाइम बेसिस पे। मतलब ये आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और यहाँ पे आपको रियल टाइम बेसिस में रजिस्ट्रेशन मिल गया, राइट। एलिमिनेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जब जीएसटी न्यू आया था तब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें बैंक अकाउंट डिटेल देनी पड़ती थी, बट अब वो रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। सो लास्ट क्लास में गाइज हमने यहाँ तक क्या किया था, ये टॉपिक कवर किया था। अभी आई थिंक हर कोई आ चुका है। प्लीज गाइज एक बार गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोल दो, सो दैट मैं आगे स्टार्ट कर सकूं। आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक के टॉपिक में, तो प्लीज पूछो, अदरवाइज अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। एनी डाउट गाइस? सारी चीजें क्लियर हैं? कुछ समझ में ऐसा है कि कोई चीज मैम समझ नहीं आई, या ऐसा कोई फैक्ट्स वाली चीज जो आपको लग रहा है कि मैम इसको याद करना है क्या? आई ट्राइड माय बेस्ट। मैं आपको हर जगह पे एमसीक्यू जो आ सकते हैं वो मैं आपको मार्क करवा रही हूँ। जो फैक्ट्स आपको याद नहीं करने हैं वो मैंने आपको बोला है कि वी आर रीडिंग इट इन क्लास। आप जब घर पे ये चैप्टर रिवाइज करो तो आपको उनको देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो विद द एमसीक्यू पोर्शन दैट आई एम making you mark in the class, right? चलो, सो अज्यूमिंग कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट। अभी देखो ये जो चीजें चलने वाली है ये सारे इंडिकेटर्स हैं। देखो जो मैंने आपको टेबल याद करने के लिए बोली, इससे पिछले वाले पेज पे इसी के जो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, यही सारे इंडिकेटर्स अब हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। पहले हमने फैक्चुअल फॉर्म में पढ़े थे, अब हम इसके जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उस फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, ठीक है क्या? डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, एन ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम has been introduced in Delhi by municipal corporations in Delhi and by municipal corporations of Greater Mumbai, integrating internal and external department, removing requirement for visiting them individually। भाई देखो क्या करा, दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक ऑनलाइन सिंगल विंडो पैनल बना दिया। भाई आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अप्लाई कर सकते हो घर बैठे, ठीक है। और एक सिंगल विंडो पैनल है। जब भी कोई कंपनी आती है, राइट, कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन में आ रही है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, आपको पूरा करना पड़ता है, लॉ को भी, बहुत सारी एंटिटीज के रिक्वायरमेंट को भी। तो यहाँ पे जब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिक्वायरमेंट है दिल्ली में, दिल्ली ने क्या कर दिया, एक ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया। अभी आपको जो भी दिल्ली के अंदर बिजनेस करने से रिलेटेड जितने भी कंस्ट्रक्शन परमिट्स लेने हैं, भाई आप सीधा सीधा इस सिंगल विंडो पे जाके कर सकते हैं। सिमिलरली इन्होंने क्या करा, ऐसा ही ग्रेटर मुंबई के लिए भी बना दिया। यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज 2016 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली। भाई कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए एक यूनिफाइड लॉज बनाया गया, यूनिफाइड बाय लॉज। भाई कंस्ट्रक्शन परमिट से रिलेटेड जितनी भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो कानून लगाती हैं या कानून इम्पोज करती हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक बना दिया गया। और ऐसा कहाँ इंट्रोड्यूस किया था? भाई दिल्ली में इंट्रोड्यूस किया गया। डीम्ड अप्रूवल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली
इफ अप्रूवल्स आर नॉट ग्रांटेड विद इन डिफाइंड टाइमलाइन, भाई आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो अथॉरिटी है उसने आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, मान के चलो आपने आज की डेट में अप्लाई किया था, ठीक है, विच इज 12 अप्रैल 2021, और हम कह रहे हैं कि भाई जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो आपको 7 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, मतलब आपको 19 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए था अगर हम बोलते हैं तो, और आपको नहीं मिला, तो 20 अप्रैल से मान लिया जाएगा कि आपका क्या हो गया है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो गया है। इज इट क्लियर गाइस? जस्ट अ सेकेंड। Just a second, guys. Something is wrong with the display. Just a second.
सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, हम कहाँ पर थे? सो बेसिकली ये जब हमने सेशन स्टार्ट किया, सो कंटिन्यूसली पीछे हमारा जो प्रोजेक्टर था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। आई होप हमने ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ रिवाइज ही किया था। एंड नेक्स्ट पार्ट जो हम कर रहे थे हम वो वापस से कर लेते हैं, राइट? चलो, मैं आपको पढ़ा रही थी। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है? तो हमारा जो सेकंड, विच इज एन ऑनलाइन सिंगल विंडो पैनल सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली एंड मुंबई। भाई जितने भी आपको कंस्ट्रक्शन परमिट्स लेने हैं, ठीक है, जितने भी आपको कंस्ट्रक्शन परमिट्स लेने हैं, हम क्या बोल रहे हैं, सीधा दिल्ली ने एंड मुंबई ने क्या किया, एक ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया जहां से आप सारे के सारे काम डीलिंग विद रजिस्ट्रेशन और परमिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन परमिट्स कर सकते हैं। सिमिलरली एक यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 बनाए गए दिल्ली में। मतलब देखो, जितने भी पर्सन होते हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन में बिजनेस कर रहे हैं, राइट, कंस्ट्रक्शन में आपको ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे लॉस की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्या करनी पड़ती है, कंप्लायंस करनी पड़ती है। तो हमने क्या बोला, हमने एक ऐसे यूनिफाइड मतलब इकट्ठा एक लॉ बनाए, एक ऐसे बायलॉज बनाए 2016 के अंदर, जिसको आपको एक ही जगह बता दिया जाएगा, अच्छा ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्शन परमिट में जा रहे हो तो आपको ये चीजों का कंप्लायंस करना है। डीम्ड अप्रूवल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। डीम्ड अप्रूवल का मतलब है कि अगर आपको एक टाइमलाइन दी हुई है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, देयर इज अ टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन, और उस टाइमलाइन के बीच में अथॉरिटी आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं करती है, तो बियॉन्ड दैट टाइमलाइन, मतलब उस टाइमलाइन के निकल जाने के बाद आपको क्या हो जाएगा, डीम्ड अप्रूवल ग्रांट कर लिया जाएगा। Risk based classification of buildings has been introduced for fast track building plan expecting grant of occupancy cum completion certificate, requirement of submitting notarized certificate of affidavit। आपको पता है जितने भी immovable property के constructions होते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको नोटरी करवानी पड़ती है, आपको एफिडेविट्स बनवाने पड़ते हैं। बट अब वो भी क्या कर दिया है, ई अंडरटेकिंग मींस जब से ऑनलाइन फॉर्म आया है उस चीज को भी क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। Multiple inspections at completion stage have been replaced by single joint inspection in Delhi। पहले ऐसा होता था, जब कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए आप परमिशन लेने जाते थे तो बहुत सारे, देयर वर नॉट सिंगल इंस्पेक्शन, देयर वाज सीरीज ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब अगर उन्होंने एक बार इंस्पेक्शन किया, उसके बाद वो दूसरी बार भी करते हैं, तीसरी बार भी करते हैं, उसके बाद जाके आपको कहीं कंस्ट्रक्शन परमिट्स मिलते थे। बट अब क्या होता है, एक सिंगल, और जो वो पहले अलग अलग इंस्पेक्शन में चेक करते थे, अब वो इकट्ठा एक ही इंस्पेक्शन में चेक कर लेते हैं, जिससे टाइम बचता है। टाइम बचता है तो ऑटोमेटिकली रैंकिंग क्या होगी, इम्प्रूव होगी। रोड कटिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर एंड सीवर कनेक्शंस हैव बीन सिंप्लीफाइड। भाई कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको पता है कि हर जगह पे क्या होते हैं, माउंटेन्स किए जाते हैं, रोड्स जो होते हैं नए नए बनाए जाते हैं, तो इसके प्रोसेसेस को भी हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, राइट? नेक्स्ट हमारा पैरामीटर इज इलेक्ट्रिसिटी, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मिलने में क्या क्या चीजें डिफिकल्टी आ सकती थी, एंड ओवर द टाइम वो डिफिकल्टीज क्या हुई हैं, कम हुई हैं। प्रोसीजर्स फॉर इंटरनल writing inspection by electrical inspectorate in Delhi have been eliminated। मतलब भाई जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी लेनी थी तो आपको क्या करना पड़ता था, रिटन में क्या करना पड़ता था, लिख कर देना पड़ता था, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्शन करने वाले हैं। उसको अब हमने रिप्लेस कर दिया, आपको लिख के देने की जरूरत नहीं है। इन दिल्ली सर्विस लाइन चार्जेस हैव बीन कैप्ड टू 25,000 in electrified areas for low tension loads up to 150 किलोवाट। मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली स्टैब्लिश्ड है, तो वहां पे आपको नई कनेक्शंस, नई लाइन डालने का जो खर्चा है वो कभी भी 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। और वहां पे जो कैपेसिटी रहेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो लोड रहेगा, विल बी 150 किलोवाट। मैम ये सारी चीजें याद करनी है, हम अगेन सेइंग यू कि नहीं बेटा आपको ये चीज याद
नहीं करनी है। Time taken by the utility to carry out external connection work has been reduced in Delhi. Getting a credit, secured creditors, अभी getting a credit आपको पहले ही बता दिया था भाई, अगर कंपनी के अंदर कोई secured creditors हैं और कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाती है तो secured creditors को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। मैम मतलब जब भी लिक्विडेशन के टाइम पे पे करेंगे, कंपनी बंद हो रही है, सारे एसेट्स को बेच के हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। तो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दी जाएगी। ठीक है क्या? द नेक्स्ट पॉइंट इज पेइंग टैक्सेस। अभी देखो क्या होता था, पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे मैम। पहले वैट भी था, पहले एक्साइज भी था। मैम हम लोगों को नहीं पता है बट आपको बता रही हूँ, पहले एक्साइज भी था। देन हमारे और भी बहुत सारे एक्ट थे, जैसे क्या बोल रहा है 17 इनडायरेक्ट एक्ट। इन सबको रिप्लेस करके सिर्फ एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई जब कंट्री ही एक है तो टैक्स भी एक ही होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स विच इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 17 indirect central and state taxes has been replaced with a single indirect tax, goods and service tax for the entire country. The previous sale tax sales tax including the central sales tax, SENVAT, VAT and the service tax has been merged into GST। पहले इतने सारे टैक्सेस को हम क्या कर रहे हैं, मिला के अब हमने सिंगल टैक्स बना दिया विच इज GST। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू 30% फ्रॉम 30% टू 25%। मैम मतलब पहले जो रेट हमारी 30% हुआ करती थी उसको हमने रिड्यूस करके अब 25 कर दिया है, प्रोवाइडेड कंपनी का जो टर्नओवर है 250 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब मैम ऐसी कंपनीज जिनका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे कम है तो उन लोगों को अब 30% से टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब वो किस रेट से टैक्स दे सकते हैं, 25% से दे सकते हैं। Electronic system for payment of social security contributions have been introduced, enabling easier return payment। भाई अभी पूरा हम किस मॉडल पे चल रहे हैं, ऑनलाइन मॉडल पे चल रहे हैं। जब हमें पता चलता है कि भाई यार कोई चीज हमने जो करी है बिजनेस के अंदर और वो चीज हमें समझ नहीं आ रही है एंड वी इंटेंड टू रिटर्न इट, तो रिटर्न करने के लिए तभी तो ऐसे सोशल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें अगर रिटर्न पेमेंट होता भी है तो वो भी क्या हो सके, सिक्योरली किया जा सके। एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ ईपीएफ हैज बीन मेड मैंडेटरली इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब आपको प्रोविडेंट फंड का अब पैसा देना है तो मैंडेटरली वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होगा। ठीक है, सी गाइस ये अभी मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, ये हम अलग अलग पार्ट्स पढ़ रहे हैं कि अच्छा ऐसा होता है ऐसा होता है। इसमें आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जब मैं पढ़ा रही हूँ उस चीज को एक बार रीड कर लो, समझ लो, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी आई विल मेक यू मार्केट, और वो टेबल जरूर याद कर लेना। The administrative charges on employees provident fund scheme 1952 has been reduced। भाई पहले देखो हमने बोला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है, और अगर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगते हैं, जैसे बैंक में बैंक चार्जेस लगते हैं, तो वो चार्जेस भी पहले 0.85% हुआ करते थे जो रिड्यूस होके 0.65% हो गए हैं। ठीक है क्या? आ जाओ ट्रेड ऑर्डर्स। मैंने आपको बोला था जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको कैसे गवर्नमेंट रेगुलेटर बनने की बजाय उनके लिए फैसिलिटेटर बन के काम कर रही है, देखते हैं। हम बोल रहे हैं टाइम एंड कॉस्ट टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम वेरियस इनिशिएटिव्स including the implementation of electronic sealing of containers, upgradations of port infrastructures and allowing electronic submission of
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद डिजिटल सिग्नेचर। भाई देखो, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो आपको पता है कि क्या होता है, अगर हमें इंपोर्ट करना है या हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर हमारा सामान भर के हम इंडिया में मंगवाते हैं या इंडिया से बाहर बेचते हैं। तो जितने भी ये बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उनको मैनुअली अगर हम बंद करने जाएं तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग, राइट। तो इसके लिए हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना दिया जो इन कंटेनर्स को इलेक्ट्रॉनिकली लॉक करता है, और जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है तो आप क्या करते हो, डिजिटल DSC, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप यू कैन यूज DSC एंड साइन द relevant import and export documents. Enhancement of risk-based inspection for both import and export, whereby only about 5% of goods are physically inspected. अभी कोई भी चीज अगर इंडिया से बाहर जा रही है और इंडिया में आ रही है उसका इंस्पेक्शन होना जरूरी है, तो हम बोल रहे हैं इंस्पेक्शन जो है वो सिर्फ 5% गुड्स का ही होगा, बाकी सबका नहीं होगा। Advanced bill of entry has been adopted which allows importer to start the process of clearance before the arrival vessel. See, जब भी आप, ये हमारा इंडिया है, ठीक, आप इंडिया के बाहर से मान के चलो कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई चीज जब तक इंडिया के पोर्ट पे आ नहीं जाती है तब तक आप बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं कर सकते। मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा बिल ऑफ एंट्री क्या होता है। सी बेसिकली सपोज आपने इंडिया के बाहर से कोई सामान मंगवाया, ठीक है, तो वो इंडिया के पोर्ट पे जब आता था तब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते थे। बिल ऑफ एंट्री इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट दैट इंडिकेट्स कि अच्छा आपने इस कंट्री से इतना इतना सामान मंगवाया है एंड यू आर इंटाइटल्ड टू क्लेम दैट प्रोडक्ट, क्योंकि आपने उसका इंपोर्टर को इंडिया के बाहर पेमेंट किया था। तो जब तक आपका सामान पोर्ट पे ना पहुंच जाए तब तक आप बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं कर सकते थे। बट अब क्या किया गया, आप प्रायर बिल ऑफ एंट्री भी फाइल कर सकते हैं उससे पहले कि आपका सामान इंडिया में आए या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान के चलो आपका जो सामान है अभी भी सी में है, मतलब शिप इंपोर्टर की कंट्री से तो निकल चुका है बट इंडिया में पहुंचा नहीं है, तो मैम हम एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं। हाँ आप फाइल कर सकते हैं, ताकि जब वेसल इंडिया पहुंचेगा आप ऑटोमेटिकली अपने गुड्स को क्या कर सके, क्लेम कर सके, तब बिल ऑफ एंट्री फाइल करने में टाइम वेस्ट नहीं हो। तो ये भी एक तरह की फैसिलिटी है जो इंपोर्टर्स को दी गई है। Equipment on Navsena port in Mumbai has been upgraded by adding 15 new rubber tire gantry cranes. The phase 1 of the fourth container terminal at the Jawaharlal Nehru Port Trust with an additional annual capacity of 24 lakh TEUs was completed in February 2018. देखो कुछ भी नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि यार जहाँ पे भी ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना, वहाँ पे आपको पता है कंटेनर्स कितने हैवी होते हैं। आपने मूवीज में भी देखा होगा, जब भी पोर्ट दिखाते हैं बड़े बड़े स्टील के जो कंटेनर्स होते हैं, लोहे के, आयरन के जो कंटेनर्स होते हैं, अब उसको उठाना किसी ह्यूमन के बस की बात तो है ही नहीं। तो हम कहते हैं उसके लिए हमने 15 न्यू क्रेन्स जो है मुंबई पोर्ट पे लगाई थी। भाई आप ऐसी फैसिलिटी दोगे, हर इम्पोर्टर क्या करेगा, जिसको इंडिया के बाहर से सामान मंगवाना है उसके लिए दिक्कतें कम होती जाएंगी, और दिक्कतें कम होती जाएंगी तो भाई बिजनेस के अंदर तो रैंकिंग बढ़ेगी ही ना, आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करोगे, राइट। द न्यू कंटेनर टर्मिनल अदानी CMA मुंद्रा टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन फुली ऑपरेशनल सिंस 2017। एक क्या बता रहा है, कंटेनर की बात बता रहा है कि अदानी CMA मुद्रा टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसको सक्सेसफुली इन्होंने इंस्टॉल किया था और वो 2017 से कंटिन्यू चल रहा है, और उसके अंदर हमें एडिशनल 13 लाख की कैपेसिटी मिलती है। ई संचित ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम अंडर द सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड has been implemented. It allow traders to submit all. भाई हर जगह पे आपको क्या बोल रहा है, ई संचित हमने 2-3 जगह पे पढ़ लिया, ठीक है, स्पाइस पढ़ लिया, एजाइल पढ़ लिया, हर जगह पे आप DSC यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने के लिए। एम आई क्लियर गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ऐसा तो नहीं कि कोई चीज समझ नहीं आ रही है या मैम पढ़ना कैसे है वो समझ नहीं आ रहा है। जितना ये चीज लिखी हुई है आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको समझ में आए, एंड अगर समझ में आ रहा है उतना सफिशिएंट है। आपको सिर्फ इसके इंडिकेटर्स की रैंकिंग याद करनी है, हम जो भी चीजें अभी पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर गाइज? आगे बढ़ सकते हैं। टेल मी प्लीज, टेल मी गाइज, चीजें समझ में आ रही हैं?
इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। चलो, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है विच इज इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्या बोल रहा है? नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड which makes it possible to generate case measurement report on a local court. The Commercial Code 2015 has been amended to reduce the pecuniary jurisdiction. क्या बोल रहा है? Jurisdiction of commercial courts from INR 1 crore to INR 3 lakh to establish commercial courts at the district level. भाई पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर आपको जुडिशरी में जाना है वहां पे लिमिट थी, इससे ऊपर के ही केसेस आएंगे। उस लिमिट को हमने रिड्यूस कर दिया ताकि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केसेस हैं वहां पे भी क्या हो सके, कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स किया जा सके। दिस विल हेल्प दी स्पीडियर डिस्पोजल ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट। सपोज आपके बिजनेस के अंदर आपको ऐसा लगता है कि यार कोई डिस्प्यूट हो गया और आप कोर्ट के पास जाना चाहते हैं, तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आप रह रहे हैं वहां पे कोर्ट नहीं होता तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो इसलिए जो लिमिट थी इसको रिड्यूस कर दिया, 3 लाख पे ले आए ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स को क्या मिल सके, इजियर ट्रायल मिल सके। देन रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। अभी ये पार्ट आपके लिए कंप्लीटली नया है, मैं आपको बताती हूँ। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, अभी ये चीज आपको मार्क करनी है। इट कैन कम इनटू एमसीक्यू, ठीक है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे इट वाज प्योरली अ रीडिंग पार्ट, यहाँ से आपको मार्क करना है। ये क्या बोल रहा है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 हैज बीन अडॉप्टेड दैट इंट्रोड्यूस्ड द reorganization procedure for corporate debtors and facilitated continuation of the debtors business during insolvency proceeding। भाई आपके बिजनेस के कुछ डेटर्स हैं जिनसे आप पैसा मांगते हो और वो डेटर्स आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? आप उनके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी क्या कर सकते हो? इनिशिएट कर सकते हो अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि भाई आईबीसी कब आया था? 2016 में आया था, सिर्फ इतना याद करना है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, अब ऐसे अगर आप अपनी दिक्कत लेकर जाओगे आईबीसी के अंदर तो उसके लिए कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जो ये सारे केसेस को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। और हैंडल करने के बाद टाइम बाउंड रेजोल्यूशन प्रोसेस बताते हैं। मतलब भाई कि समय के हिसाब से, मतलब अगर आपने आज स्टार्ट किया तो कुछ टाइम लिमिट रहेगा जिसके बीच में आपको आपकी दिक्कतों का समाधान मिल सकेगा, मींस आपके ग्रीवेंसेस का सॉल्यूशन मिल सकेगा, right? Section 42 of the Insolvency and Bankruptcy Code has been amended to provide that the creditor has a right to object the decisions of the liquidator accepting or rejecting the claim against the debtors brought by the creditor itself or by any other creditor। मान के चलो आपके बिजनेस के कुछ 10 डेटर्स थे जिन्होंने पैसा पे करने से मना कर दिया, तो आप कहाँ चले गए? आईबीसी के अंदर चले गए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आप क्रेडिटर हो, आपको क्या करना है? आपको पैसे चाहिए अपने डेटर से। आप आपके डेटर्स के लिए तो क्रेडिटर हो गए ना, आप उनके क्रेडिटर बने, बट आपकी बुक्स में वो इंसान वो हैं जिनसे आप पैसा मांगते हो, तो आप आईबीसी में गए। तो आईबीसी जब भी इनिशिएट होता है एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम होता है लिक्विडेटर। ये पर्सन क्या करता है? आपके बिहाफ पे उन पर्सन से पैसा क्या करता है? ला कर आपको देता है ताकि आपका जो ग्रीवेंस है, आपकी जो शिकायत है उसको सॉल्व किया जा सके। जब ये लिक्विडेटर, मान के चलो यहाँ पे ये 10 क्रेडिटर्स थे और इनसे 10 डेटर्स थे और इनसे ये 3 क्रेडिटर्स पैसा मांगते थे, ठीक है। आप डेटर्स के लिए आप उनके क्रेडिटर बन गए, तो यहाँ पे आप 3 थे। अब लिक्विडेशन जब चल रहा था, लिक्विडेटर जो है हमारा गया, उसने डेटर्स से पैसा मांगा और कोई नया क्रेडिटर आ जाता है। पहले 3 ही थे, अब 4 हो गए, एक और आ गया। तो ये जो पुराने 3 क्रेडिटर्स हैं इनके पास राइट है ये पूछने का कि भाई ये बंदा कौन है जो पैसे मांगने आया है। एम आई क्लियर गाइज? आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में सिर्फ डेट याद रखनी है कि आईबीसी कब आया था? 2016 में आया था। एम आई क्लियर गाइज? अब हमारे चैप्टर का एकदम लास्ट पार्ट बाकी है विच इज प्योरली अ गुड रीडिंग। इट रिक्वायर्स अ रीडिंग वंस, और हम अभी क्विकली इसको रीड करके
कंप्लीट करते हैं, ठीक है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म बाय स्टेट एंड टेरिटरी। अब आपको पता है भाई बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो रेगुलेटर हुआ करती थी, ठीक है, अब वो क्या बन रही है, फैसिलिटेटर बन रही है। तो इस चीज के बनने के लिए गवर्नमेंट आए दिन कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स क्या कर रही है, ला रही है, चीजों को बदलने की, चीजों को और फैसिलिटेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसके कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, राइट। The department superheaded a dynamic reform exercise that commenced in 2014 to rank all the states union territory in the country based on implementation of designated reform parameter. The aim, अभी इन्होंने क्या बोला भाई, हमारे डिपार्टमेंट ने क्या करा, नए रिफॉर्म्स लाए, ठीक है, जो 2014 में स्टार्ट हो गए थे, और हमने हर स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरी को इन रिफॉर्म्स के बेसिस पे रैंक करना चालू किया। द एम, अब इस सारे काम को करने का पर्पस क्या था भाई, एम क्या था, मोटिव क्या था, हम बोलते हैं एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट बनाना था, ठीक है, जहां पे सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, ठीक है, वो सारे स्ट्रक्चर्स स्ट्रीमलाइन हो जाए। स्ट्रीमलाइन हो जाना मतलब इन लाइन हो जाना, ताकि एक ऐसा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। समझ में आया? ये बोल रहा है भाई हमने 2014 में ऐसे रिफॉर्म्स लाए जिससे हम बिजनेस को रैंक करना चालू किया, और इन सारे रैंकिंग का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि हमारे जितने भी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको इनलाइन करना था, और एक ऐसा इन्वेस्टर फ्रेंडली बिजनेस क्लाइमेट बनाना था बाय कटिंग डाउन रेड टेप्स। रेड टेप कट डाउन करना मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाते हुए एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमें बनाना था। DPPIT, Department for Promotion of Internal and Industrial Trade, also developed an online portal which can be accessed at http://dipp.gov.in wherein all reforms implemented are accessible. भाई गवर्नमेंट ने वेबसाइट बना दी कि गवर्नमेंट जितने भी आए दिन रिफॉर्म्स ले रही है उनको आप कहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, कहाँ पे दे सकते हो, इस पर्टिकुलर पोर्टल पे जाके आप देख सकते हो। In 2017, the reform exercise was updated to 372 action points with additions introduced such as central inspection system, trade license, registration under legal metrology and registration of partnership firms and society. भाई ये क्या बोल रहा है, जब भी हम रिफॉर्म्स लाते हैं उन रिफॉर्म्स की एक लिस्ट होती थी, तो ये लिस्ट अब 372 तक अपडेट हो गई है, जिसके अंदर ये अलग अलग पैरामीटर्स थे जिसके अंदर हमें क्या लेना था, मतलब अलग अलग एरियाज ऑफ कंसर्न जहाँ पे हमने रिफॉर्म्स लाए थे। तो वो रिफॉर्म्स में से कुछ नाम है भाई, ट्रेड लाइसेंस के अंदर ले आए, लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर ले आए, पार्टनरशिप फर्म्स और सोसाइटीज के अंदर ले आए। अभी DPPIT ने क्या इनिशिएटिव्स लिए थे इस रिफॉर्म प्रोसेस में, वो पढ़ लेते हैं। A nationwide workshop was held on 2017। ये आपको MCQ के लिए याद करना है, जहाँ पे भी डेट्स आती हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, डेट्स आर स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट फॉर MCQ, कि भाई DPPIT ने एक वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड एक वर्कशॉप हेल्ड करी थी। वो वर्कशॉप कब हुई थी, 29 जुलाई 2017 को हुई थी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था, टू डिस्कस द रेलेवेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म। भाई हमने जो रिफॉर्म्स बना दिए वो एक्चुअली फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए एक नेशन वाइड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। द ऑल डे कॉन्फ्रेंस विटनेस्ड एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ 100 पार्टिसिपेंट फ्रॉम 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। भाई जब हमने एक वर्कशॉप रखी थी 29 जुलाई 2017 को, हमने देखा कि भाई टोटल 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से मिला के 100 पार्टिसिपेंट्स आए थे, और इन्होंने देखा कि भाई हर स्टेट ने अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को क्या करा, शेयर किया। अ यूनिक हैंड होल्डिंग मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड वेयर लीडिंग स्टेट्स वर पार्टनर्ड विद द लैगर्ड स्टेट। भाई ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए जहाँ पे जो ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ उन स्टेट्स को सबमर्ज किया गया जो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक ऐसा
यूनिक हैंड होल्डिंग मेथड, मतलब आप पकड़ के चल रहे हो उन लोगों को जो अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं। इससे क्या हुआ, West Bengal merits a special mention of this effort for conducting a 3-day workshop for Nagaland. Again आपका MCQ कि भाई किसने 3 days का वर्कशॉप नागालैंड के लिए कंडक्ट किया था, भाई वेस्ट बंगाल ने कंडक्ट किया था। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है priority reforms were identified for northeast states and other with low implementation scores. अब इसके बाद 8 वर्कशॉप कंडक्ट की गई थी वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ। किसकी क्वेरीज अडॉप्ट करने के लिए, भाई त्रिपुरा, पंजाब, हरियाणा, दमन दीव, दादरा नागर हवेली, अंडमान निकोबार आइलैंड, गोवा एंड कर्नाटका। ये चीज आपको याद नहीं करनी है। इसके बाद इन्होंने वापस एक हैंड होल्ड मतलब जो भी परफॉर्मिंग स्टेट है वो उस स्टेट का हाथ पकड़ेगा जो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाज अरेंज्ड। द असेसमेंट ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज अंडर द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 17-18 वाज रिलीज जॉइंटली बाय डीपीबीआईटी एंड वर्ल्ड बैंक ऑन 10 जुलाई। भाई वापस हमारा एमसीक्यू पॉइंट कि भाई ये जो असेसमेंट हुआ था स्टेट्स का यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, बिजनेस रिफॉर्म प्लान के अंदर इसको ज्वाइंटली डीपीपीआईटी ने, हमने स्टार्टिंग में ही देखा ज्वाइंटली किसने इसको लाया था, डीपीपीआईटी एंड वर्ल्ड बैंक ने लाया था। और ये कब लाया, बिजनेस रिफॉर्म्स का एक्शन प्लान इन दोनों ने मिलके क्या लेकर आया, बिजनेस रिफॉर्म्स का एक्शन प्लान कब लेके आया मैम, 10 जुलाई 2018। ये आपके लिए एमसीक्यू पॉइंट है एंड इट इज इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, सम इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स अंडर द एक्सरसाइज ऑफ 17-18। देखते हैं, 19 states have designed an information wizard providing information of all the approval, licenses, registration। अब देखो 19 states ने क्या किया, एक इंफॉर्मेशन विजार्ड ऑर्गेनाइज किया। इस विजार्ड में उन्होंने जितने भी रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस वाले पार्ट होते हैं उनका जो फॉर्मेट होता है, उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी शेयर करी। 21 स्टेट्स ने डिजाइन किया और इम्प्लीमेंट किया ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल सिस्टम रजिस्ट्रेशन विंडो बन जाएगा जहाँ से आप सारे काम कर सकते हो। 16 स्टेट्स ने स्ट्यूपुलेट करना मतलब बताना कंस्ट्रक्शन परमिट्स टू द प्रोवाइडेड विद इन 45 डेज। मैंने आपको बोला था भाई कंस्ट्रक्शन परमिट्स के लिए कुछ लिमिट है, अगर वो लिमिट पूरी नहीं होती है तो उस लिमिट के बाद आपको डीम्ड रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे एक लिमिट थी 45 डेज की, ठीक है। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल टू बी प्रोवाइडेड इन 30 डेज, plinth level inspection to be completed in 7 days and final occupancy certificate in 8 days। देख ये 45 का बाइफिकेशन कैसे दे रहा है भाई, इसके अंदर जो बिल्डिंग जहाँ पे कंस्ट्रक्शन परमिट होना है उसका अप्रूवल आपको 30 दिन के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, ठीक है। एक इंस्पेक्शन होता है, वो इंस्पेक्शन जो है आपका 7 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है, जो फाइनल एफओसी जिसको बोलते हैं, वो 8 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड हो जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन परमिट्स का जो प्रॉपर कहते हैं ना, हमें परमिशन 45 डेज में मिलता है, जिसमें पहले 30 दिन के अंदर अंदर हमें जो बिल्डिंग का प्लान है उसका अप्रूवल मिल जाना चाहिए, देन इंस्पेक्शन का अप्रूवल उसके 7 दिन में, देन इंस्पेक्शन के अप्रूवल के 8 दिन में आपको फाइनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। और यही जो डेज हैं हमारे तेलंगाना, आसाम, तमिलनाडु और इन सारों के लिए क्या है, कम है। ये पूरा का पूरा पॉइंट आपके एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई। जनरली 30 days फॉर बिल्डिंग अप्रूवल, 7 days फॉर इंस्पेक्शन एंड 8 days फॉर एफओसी। उसके बाद अगर कुछ 3 स्टेट्स हैं विच इज तेलंगाना, आसाम एंड तमिल, इसके केस में 45 डेज नहीं लगते, इसके केस में 29, 30 एंड 37 डेज लगते हैं। अब 21 स्टेट्स थे जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था जीआईएस सिस्टम टू प्रोवाइड डिटेल अबाउट द लैंड earmarked for industrial use across the state। इतना कुछ important नहीं है। Then again 23 states ने number of document requirement for obtaining electricity connection to only 2।
अब अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है तो भाई 2 डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड पैन कार्ड देके भी करवा सकते हैं। 18 स्टेट्स थे जिन्होंने ऑल कंप्लायंस इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय लेबर, फैक्ट्रीज, बॉयलर डिपार्टमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स अंडर सेंट्रल इंस्पेक्शन फ्रेमवर्क लेके आए। 12 स्टेट्स जो थे इन्होंने पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस और प्रोसेस फीस को एक ही फीस, पहले ऐसा हुआ करता था अगर आपने कोई कोर्ट में जाना है तो उसकी फीस और दैट प्रोसेसिंग फीस अलग अलग हुआ करती थी, अब उसको एक सिंगल फीस के फॉर्म में हम लेके आए। और कौन कौन से स्टेट्स लाए थे भाई? झारखंड लाया, महाराष्ट्र लाया, गुजरात लाया, ठीक है। इवन रिपीलिंग प्रोसेस फीस फॉर द कोर्ट फीस। 29 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ने एक नोटिफाइड लिस्ट कैटेगरी इंडस्ट्रीज की जो कि एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टेकिंग पोल्यूशन क्लियरेंस। भाई जब भी आपको बिजनेस करना है, बट सपोज आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसके अंदर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है और आप वाइट कॉलर इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट एक लिस्ट देती है जैसे वाइट कॉलर इंडस्ट्रीज, ब्लैक कॉलर इंडस्ट्रीज। तो अगर आप वाइट कॉलर इंडस्ट्रीज हैं तो आपको पोल्यूशन क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। 20 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी इम्प्लीमेंटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, होलसेल ड्रग लाइसेंस एंड रिटेल ड्रग लाइसेंस। और 18 स्टेट्स ने क्या करा, इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म्स और सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम बना लिए। इतने सारे जो पॉइंट्स हमने पढ़े इसमें मैंने आपको 2 पॉइंट मैं अलग पेन से आपको वापस से बता देती हूँ के लिए। एंड इसके अलावा आपको ये वाला पॉइंट एमसीक्यू के लिए याद है, ठीक है क्या? चलो, सो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। नेक्स्ट 5 मिनट्स करते हैं एंड देन इसके एमसीक्यू भी क्विकली देखते हैं। चलो, 20 states union territories have implemented an online system for registration and renewal under Legal Metrology Act। ठीक है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के लिए भी 20 स्टेट्स थे जिन्होंने अपना ऑनलाइन सिस्टम बना लिया। देन बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान आए 2019 के, इन्होंने क्या करा, कुछ 80 पॉइंट्स एक्शन प्लान जो है डीपीपीआईटी ने क्या करा था, प्रिपेयर किया था। मतलब 2019 के अंदर एक और एक्शन प्लान बनाया गया और वो सारा एक्शन प्लान स्टेट्स और यूनिवर्सिटी हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके साथ शेयर किया गया। और इस एक्शन प्लान में कुछ 80 पॉइंट्स थे जिनके ऊपर रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी। एज कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव 7-day वर्कशॉप जो है यूनियन टेरिटरीज की ली गई, लाइक दादरा नागर हवेली, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, दमन दीव में, पुडुचेरी में, अंडमान में, निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। मतलब जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उसके अंदर 7 वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई गई थी 2019 में। 8 रीजनल वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई गई थी भाई। नॉर्थ रीजन के अंदर लखनऊ, कोलकाता ईस्ट रीजन के अंदर, मुंबई वेस्ट रीजन के अंदर, बेंगलोर साउथ रीजन के अंदर, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, मतलब अलग अलग रीजन के अंदर टोटल 8 रीजनल वर्कशॉप्स बनाई गई थी। एंड लास्टली एक डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म एक्शन प्लान आया गया था, इसके अंदर टोटल 218 पॉइंट्स थे जो प्रिपेयर किए गए थे और गवर्नमेंट ने इसको शेयर किया था। The action plan is spread across 8 areas. पढ़ते हैं इसको। A comprehensive 218-point district reform plan has been prepared and shared with the state government with a request to implement the same in the district. Government ने 218 पॉइंट से एक नया एक्शन प्लान बनाया और रिक्वेस्ट किया कि भाई ये सारे डिस्ट्रिक्ट में आप इस चीज को क्या कर दो, इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलो। The action plan spread across 8 areas, starting a business for construction, urban local body service, paying taxes, land reform, enabler, land administration and property registration enabler, obtaining approval, miscellaneous and grievances redress, paperless court and law order। कुल मिला के इन शॉर्ट हम बोलें कि ये जो हम बी पार्ट पढ़ रहे थे इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किए उन रिफॉर्म्स जो उन्होंने वादे किए थे, रिफॉर्म देते कि भाई हम इसको ऐसे करेंगे, इसको वापस नए तरीके से करेंगे, तो एक्चुअली उन रिफॉर्म्स का क्या हो रहा है ये गवर्नमेंट ने क्या किया हमें बताया, राइट। सो इसके बाद हमारे कुछ एमसीक्यूज हैं, इनको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं ये? The World Bank released the doing business report was 31st October 2018 था 2019 का। और आपको
आया था 31 अक्टूबर 2018 में, है ना। चलो, DBR इज एन असेसमेंट ऑफ, यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है भाई, 190 कंट्रीज का था, जिसपे इंडिया का रैंक जो है 77 था। रिसेंट DBR रिपोर्ट 2019 में जो आई थी 31 अक्टूबर 2018 को। In World Bank latest DBR report 2019, India has recorded a jump of 23 positions. भाई पहले 130 था, 130 से 30 का जंप लेके 100 पे आया, देन 23 का जंप लेके 77 पे आया। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारा 77th रैंक था। Who gave the definition? Business environment is the aggregate of all conditions, events and influence that surrounds and affected. Keith Davis एंड एक एंड्रयूज की थी। दो डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी। राइट, एंड लास्टली इट इज अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय DPPIT। अभी पहला इंडेक्स जो था वो वर्ल्ड बैंक का था, दूसरा DPIIT का था। ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग अ बिजनेस। याद करो, मैंने आपको वो टेबल याद करने को बोला था। चलो आपको दिखा भी देते हैं एक बार, वो टेबल इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय DPPIT, इसमें वर्ल्ड बैंक का ये देखो, स्टार्टिंग अ बिजनेस का इंडिकेटर रैंक क्या है? 137। ये टेबल आपको याद करनी है गाइस, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। और इसका लास्ट MCQ है, हमें बोल रहा है DBR रिपोर्ट जो DPIIT ने दिया था, इसके अंदर क्या रैंक था आपका बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड। तो भाई 137 रैंक था हमारा। सो समिंग अप गाइस, ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था, तो मैं आपको एरियाज बता देती हूँ जो जो आपको अच्छे से ध्यान रखने, जहाँ जहाँ हमने इंपॉर्टेंट MCQ मार्क्स किए हैं वो तो आप कर ही लोगे, आई एम क्वाइट श्योर। हमने देखा था बिजनेस इन्वायरमेंट, ऐसे सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। अभी आपको दोनों डेफिनेशंस को ध्यान रखना, केट डेविस वाली एंड एंड्रयूज वाली। उसके बाद हमने देखा था कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर्स हमारे बिजनेस को, फीचर्स थे एंड देन फैक्टर्स थे, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स। ये पांचों फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद DBR रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की पढ़ी, उसके इंडिकेटर्स पढ़े, वो पूरी टाइमलाइन पढ़ी। पहले 130 था, पिछले 2 सालों में कितना जंप किया है, 53 पोजीशंस का किया है, पिछले 4 सालों में मिला के 65 पोजीशंस का जंप किया है। ठीक है, इसके बाद हमने DPIIT वाला पढ़ा, वो टेबल मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है। उस टेबल के बाद जितनी भी चीजें हैं, इट्स जस्ट अ वन गो रीडिंग जो आपने क्लास में मेरे साथ, आई एम क्वाइट श्योर अपन ने करी है, अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, मैम हमें नहीं समझ में आया, प्लीज आप एक्सप्लेन कर लीजिए, तो गाइस प्लीज पूछो, आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं एंड देन आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। कल से हम हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, राइट। कोई डाउट है क्या गाइस? एनी डाउट गाइस टिल नाउ, व्हाटएवर वी हैव कंप्लीटेड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? Okay, so assuming like things are clear, we are winding up this session today एंड हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है एंड हमने इसको प्रॉपरली क्लास में रिवाइज भी कर लिया, कहाँ कहाँ से चीज़ें हमने देखी थी, स्टार्ट भी करी एंड देन DBR रिपोर्ट, DPIIT रिपोर्ट, DPIIT रिपोर्ट वो भी हमने कंप्लीट करके देख लिया। रिफॉर्म्स जो थे वो रीड करने थे, जहाँ जहाँ पे रिफॉर्म्स में कुछ डेट वाइज टाइमलाइन थी वो टाइमलाइन मैंने आपको बता दी हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर 8। थैंक यू सो मच। थैंक यू।